कि महिला सशक्तिकरण एक नीति नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति है। जब एक महिला मजबूत होगी तो एक परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, और समाज मजबूत होगा उससे एक सशक्त भारत का निर्माण होगा, और कहीं ना कहीं उससे भारत भी मजबूत होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग रनवे यूट्यूब चैनल पर। आप सोच रहे होंगे या आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सबसे पहले महिला सशक्तिकरण टॉपिक ही क्यों? क्या ये हमारे सिलेबस में है या नहीं? क्या इससे पहले प्रश्न बने हैं या नहीं, या कोई और भी टॉपिक ऐसे हैं? तो आपने शायद यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा, या नहीं दिया है तो उसका सिलेबस देखा हो, तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक और ऐसे टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न यूपी पुलिस में बने थे। लगभग 15 से 16 प्रश्न बने थे। तो जिन लोगों ने भी उन टॉपिक पर ध्यान दिया, जैसे मैंने लगभग 15 वीडियोस कराई थी, उसमें से 13 प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे फंसे थे। ऐसे ही टॉपिक आपके होमगार्ड में है और यहां आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि इन टॉपिक से कम 30 प्रश्न बनेंगे आपके। और ऐसे टॉपिक कितने हैं? तो ऐसे टॉपिक हैं कम से कम 15, लगभग 15 के करीब है, अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं हम लोग। मैं अभी बताऊंगा भी आपको कि कौन कौन से टॉपिक हैं। उनमें से एक टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। तो इसको हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू के आधार पर। अब आप कहेंगे सर होमगार्ड का तो पेपर ही नहीं हुआ आज तक, आप पीवाईक्यू कैसे बता रहे हैं? तो मेरे भाई यूपी पुलिस का तो हुआ है। तो यूपी पुलिस के पेपर के आधार पर हम लोग पीवाईक्यू निकालेंगे और उसी के आधार पर प्रैक्टिस करेंगे कि यूपी पुलिस का पेपर और होमगार्ड का लगभग लेवल सेम हो सकता है। इससे ऊपर भी नहीं हो सकता, इससे डाउन हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो जब कभी भी हम टारगेट में निशाना लगाते हैं, तो जब हमें बीच में निशाना लगाना होता है तो हमेशा हम थोड़ा ऊपर लगाते हैं, तब बीच में लगता है। और जब हम बीच में लगाना चाहेंगे अपने टारगेट पर तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए हम कहा हल्का सा ऊपर निशाना लाएंगे, यानी कि यूपी पुलिस के लेवल के आधार पर हम लोग चलेंगे। तो मैं उन टॉपिक्स की बात कर लेता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, और उसके बाद हम महिला सशक्तिकरण टॉपिक को पूरा देखेंगे थ्योरी के साथ, और उसके बाद इसके पूरे प्रैक्टिस भी करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो देखिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए पहला मैंने महिला सशक्तिकरण ही लिखा, सॉरी दूसरा लिखा हुआ मानवाधिकार। तो मैं हर एक टॉपिक को ऐसे ही कराऊंगा जितने ही टॉपिक लिखे हैं। इन टॉपिक पर लगातार आपके लिए वीडियोस आएंगी, आपको अपने चैनल पर, इसी रीजनिंग रनवे चैनल पर देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको सबसे पहले मैं थ्योरी कराऊंगा। क्या होगी? सबसे पहले थ्योरी होगी बेटा, उसके बाद एमसीक्यू होंगे, यानी कि जिसको आप प्रैक्टिस कहते हैं, और फिर पीवाईक्यू होंगे। पीवाईक्यू मतलब क्या है कि पुराने प्रश्न जो इन टॉपिक से आए हैं, जैसे यूपी पुलिस में आया हो, यूपीएसआई में आया हो, तो हम उन प्रश्नों को भी बेटा यहां देखेंगे। और ये एमसीक्यू का मतलब क्या है? ये नए प्रश्न होंगे एकदम, और या मैं इनको अपनी भाषा में कहता हूं संभावित प्रश्न होंगे, यानी कि आपके एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना होगी। ठीक है? और क्या क्या थ्योरी आपके लिए बन सकती है, हर एक वीडियो में हम कवर करेंगे। एक वीडियो एक टॉपिक को लाएगी, पूरा कंप्लीट कराएगी, और उसके साथ आपको प्रैक्टिस भी कराएगी। ये आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैं इन टॉपिक्स की बात कर लेता हूं कौन कौन सा टॉपिक है। तो आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार, यूपी पुलिस में बड़ा अच्छा प्रश्न आया था इससे, और हर एक शिफ्ट में आया था। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेगा जी। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, जो आप देख रहे हैं साइबर क्राइम टाइप की चीजें हैं, वो सब कुछ इसमें मिलेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी बातें होंगी। भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध चल रहे हैं, उनकी बात करेगा, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से भी प्रश्न बन सकता है, यानी कि करंट में चला जाएगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है, जैसे WHO हुआ और UN हुआ हमारा, ऐसे जो संगठन हैं उन सभी संगठन की भी बात की जा रही है, यानी कि इनकी स्थापना कब हुई, इनका मुख्यालय कहां है, इसमें कितने सदस्य हैं, इस तरह के प्रश्न भी बनेंगे। पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे हम लोग। देश राजधानी मुद्रा, ये टॉपिक, ये सारे टॉपिक भाई मैं नहीं लाया हूं, मैंने अपने घर नहीं बनाए हैं। आप सिलेबस उठाएंगे तो आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगे कि ये सारे के सारे टॉपिक बकायदा एक एक आपके सिलेबस में दिया है। जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के अलावा, साइंस के अलावा आप देखेंगे तो नीचे लगातार ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। भाई मैंने अपने घर नहीं बनाया है ना, ध्यान रखना इस बात को। आपको लगे कि ये व्यक्ति, ये मास्टर अपनी वीडियोस पे व्यू लाने के लिए इनको बता रहा, भैया ना, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है? उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजधानी मुद्राओं के अलावा उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित जो बेटा एक्ट है और अधिनियम है, उन एक्ट और अधिनियम की हम लोग यहां बात करेंगे। वहीं यूपी में जो योजनाएं चलाई जा रही है जनोन्मुख, यानी कि कल्याण के लिए जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की हैं,
उन सभी योजनाओं की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, जैसे मैं आज बात करूं, मैं आपको महिला सशक्तिकरण अभी पढ़ा रहा हूं, तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं वो सारे दिवस मैं आज आपको कराऊंगा। क्या करूंगा? सारे दिवस कराऊंगा। अनुसंधान एवं खोज, क्या अनुसंधान एवं खोज की बात की जाएगी। पुस्तक एवं उनके लेखक की बात की जाएगी। आत्मनिर्भरता उद्योग विकास के प्रयास, यानी कि जो एक्ट है, जो नीतियां हैं, उनके वर्ष पूछना, कब कौन सा एक्ट आया, किस औद्योगिक नीति से संबंधित, उनकी बात करेगा। उसके बाद प्राकृतिक घटनाएं और महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। तो ये लगभग 14-15 टॉपिक हैं। मैं हर टॉपिक पर एक वीडियो लाऊंगा। एक वीडियो जो आपको मैंने बताया है कैसी होगी, थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, उसके अंदर सब कुछ होगा। और वो पूरी वीडियो आपकी एक ही बार में सब कुछ कवर कर रही होगी, यानी कि आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस भी यही मिलेगी और थ्योरी भी यही मिलेगी, कहीं अलग जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा हूं, मैंने टॉपिक उठाया महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण को मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, क्या पूरा इसका सिनॉप्सिस है, वो मैं पूरे सिनॉप्सिस बताता हूं कि ये सिनॉप्सिस रहने वाले हैं, यानी कि हम इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इस टॉपिक में बताऊंगा कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, किसके लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए। तो जितने भी हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं महिलाओं के लिए, हम उन सारे आर्टिकल्स पे सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए हमने कौन कौन से कानून बनाए हैं, उन कानून की बात करेंगे हम लोग। अपने कानून के बाद हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों की बात करेंगे, यानी कि हमारे पूरे विश्व में महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से आयोग हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, उन सब की यहां बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए हमने कौन कौन सी योजनाएं, यानी सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, वो सरकार की योजनाएं होंगी। और उन योजनाओं के बाद अंतरराष्ट्रीय रूप में भी कोई योजना पहल चलाई जा रही है क्या, उन सारी अंतरराष्ट्रीय योजना और पहल को हम लोग देखेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे, महिला सशक्तिकरण का क्या प्रभाव पड़ा हमारे समाज पर, क्या उसकी चुनौतियां हैं महिला सशक्तिकरण की, उनको देखेंगे हम लोग। उसके बाद इनको कुछ सुझाव देंगे और सुझाव के बाद पूरा एक निष्कर्ष होगा, और उसके बाद हम लोग यहां क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से ये पूरे इस वीडियो का टाइमलाइन होने वाला है, या कहूं इस पूरी वीडियो का प्रोसेस है। पूरी वीडियो को आप इस तरह से देखेंगे, इस तरह से ये पूरी वीडियो भाग में विभाजित होगी, जो हर एक टॉपिक, समझौते, एक्ट, योजनाएं, संविधान की बातें, निष्कर्ष और प्रश्न की प्रैक्टिस करा रही होगी आपको। तो इस तरह से खत्म होगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन, परिचय की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन और परिचय की बात करते हैं हम, उसे देखते हैं। देखिए ये क्या है, तो आइए सबसे पहले जाने कि महिला सशक्तिकरण क्या है। मैं सबसे पहले एक शब्द लिखता हूं बेटा, सशक्तिकरण। कौन सा शब्द? सशक्तिकरण। जो शब्द है वो मैंने शब्द लिखा है यहां, और मैं आपसे कहूं कि बेटा सशक्तिकरण का जो मतलब है वो होता है क्या? सशक्तिकरण का मतलब होता है लोगों का अपने जीवन पर नियंत्रण एवं स्वतंत्रता। मैंने कहा बेटा कि जो सशक्तिकरण है उसका मतलब होता है कि लोगों का अपने जीवन पर नियंत्रण हो और उनको स्वतंत्रता हो, यानी कि आजादी हो। जैसे मुझे कोई डिसीजन लेना है, मैं आपकी बात करता हूं, तो आपका ही तो डिसीजन है, आपकी ही तो स्वतंत्रता है कि आपको होमगार्ड बनना है। तो जब आपको होमगार्ड बनना है तो ये आपने अपना डिसीजन लिया, आपके नियंत्रण में था, और आपकी स्वतंत्रता है, आप कहां से और किस तरह तैयारी करेंगे, ये आपकी आजादी है। तो मेरे भाई ये सारी चीजें आपको मिली, इसीलिए ये क्या हो गया, सशक्तिकरण। अब सशक्तिकरण आपका हो गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां किसकी, महिलाओं की। मैं किसकी बात कर रहा हूं, महिलाओं की। तो यहां लोगों की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, महिला। क्या आ जाएगा, महिला। तो क्या लिख देंगे हम इसे, महिलाओं का अपने जीवन पर नियंत्रण एवं स्वतंत्रता, जिसे हम क्या कहेंगे, महिला सशक्तिकरण। क्या हो जाएगा दोस्त, ये महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं के अपने जीवन पर नियंत्रण और स्वतंत्रता होगी, वही क्या होगा, महिला सशक्तिकरण।
जैसे आपको आजादी थी होमगार्ड का फॉर्म भरने की, ऐसे महिला को आजादी होती है। उसी की बात कर रहा है कि एक महिला एक पुरुष की तरह अपनी जिंदगी में सारे निर्णय ले सके, उसकी जहां आजादी है वहां घूम सके, जहां उसका जाने का मन है वहां वो जा सके। ऐसी चीजों को ही हम क्या कहेंगे, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये बात हमें दिख गई। लेकिन इस महिला सशक्तिकरण को, किसको दोस्त, इस महिला सशक्तिकरण शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन था, यह जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भारत में कहा जाता है क्या, महिला सशक्तिकरण का जनक, महिला सशक्तिकरण का जनक, का जनक। भारत में बेटा महिला सशक्तिकरण का जनक सावित्रीबाई फूले को माना जाता है। किसको, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई जो फूले हैं बेटा, वो भारत में महिला सशक्तिकरण की जनक हैं। इनको महिला सशक्तिकरण का जनक हमारे भारत में माना गया है। ठीक है, देखिए अब इन्होंने कार्य कैसे कैसे किया। तो जो जनक साहब है, क्या इनको जनक इसी आधार पर कह रहे हैं या कोई रीजन है? तो बिल्कुल भाई रीजन है। क्या, भारत की पहली, क्या भारत की पहली महिला शिक्षिका थी भाई। ये क्या थी, भारत की पहली महिला शिक्षिका। पहली इनके बारे में इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम इन्हें महिला सशक्तिकरण का जनक दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने जीवन पर नियंत्रण इनका खुद का रहा और इन्होंने खुद स्वतंत्रता हासिल की। इसी वजह से ये जनक बन गई महिला सशक्तिकरण की। और सबसे पहली स्वतंत्रता क्या, ये खुद पढ़ाने लग गई, तो पहली शिक्षिका बन गई भारत की। उसके बाद इन्होंने भारत का पहला बालिका विश्वविद्यालय खोला। सॉरी, विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय। पहला बालिका विद्यालय खोला। और कहां, पहला विद्यालय इन्होंने खोला 1848 में पुणे के भिड़वाड़ा में। ठीक है, तो पुणे के भिड़वाड़ा में 1848 में इन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला और ये पहली शिक्षिका बन गई। 1848 में जब बेटा इन्होंने ये क्रांति लाई, या मैं कहूं ये शुरुआत की, तो अंग्रेज भी कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित हुए, इनकी बातों को माना। और भारत में जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भी माना। और 1854 में अंग्रेजों ने महिलाओं को शिक्षा की परमिशन दे दी। महिलाओं को शिक्षा की स्वीकार्यता, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हां महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए। अंग्रेजी इस बात को मानने लग गए। और जैसे ही उन्होंने इस बात को माना, इसी के आधार पर सबसे पहला विश्वविद्यालय था कलकत्ता विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय ये क्या कर रहा था, महिलाओं को शिक्षा देने वाला पहला विश्वविद्यालय। किसको, महिलाओं के लिए शिक्षा शुरू करने वाला। यानी कि इसने अप्रूवल दे दी कि हमारे यहां महिलाएं पढ़ सकती हैं और महिलाओं को हम शिक्षा देंगे। तो ऐसा करने वाला पहला कलकत्ता विश्वविद्यालय बन गया। यानी कि अब आपको पता चल गया यहां से क्या, कि महिला सशक्तिकरण की जनक कौन है, कौन भारत की पहली शिक्षिका है, कौन पहली बालिका है। ये बात हमें यहां पता चल गई दोस्त। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। यानी कि ये इंट्रो पता चल गया, इंट्रोडक्शन क्या है और किसे हम महिला सशक्तिकरण कह रहे हैं। अब मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, तो इसकी एक डेफिनेशन बन जाती है। क्या डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो महिलाओं को
हर क्षेत्र के लिए सक्षम एवं स्वतंत्र बनाती है। क्या करती है? सक्षम एवं स्वतंत्र बनाती है, यानी कि महिलाएं सक्षम और स्वतंत्र। अच्छा, सक्षम या स्वतंत्रता की जो हम बात कर रहे हैं, सॉरी, स्वतंत्रता की जब मैं बात करूं तो कैसी स्वतंत्रता, किस तरह की स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता की ये बात कर रहा है यहाँ? तो देखेंगे बेटा, यहाँ स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता। कौन सी? आर्थिक स्वतंत्रता, राजनैतिक स्वतंत्रता, आर्थिक हो गई बेटा, राजनैतिक हो गई और सामाजिक हो गई। इन तीनों स्वतंत्रताओं की ये बात कर रहा है कि ये तीनों स्वतंत्रताएं एक महिला को जब मिल जाएंगी तो वो महिला पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएगी अपने विकास के लिए। अपने विकास के साथ साथ वो किसका भी विकास कर सकती है? समाज का भी। जब एक महिला हर तरह से सक्षम हो, हर तरह से उसे स्वतंत्रता प्राप्त हो, तो क्या हो जाएगी? यह महिला समाज के विकास में योगदान करेगी। किसमें? समाज के विकास में योगदान कर सकेगी। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण के माध्यम से यही कहना चाह रहा है कि जब यह ऐसी प्रक्रिया है जो महिला को हर क्षेत्र में एक तो सक्षम बनाएगी और स्वतंत्र बनाएगी। जब महिला स्वतंत्र और सक्षम हो जाएगी तो वो क्या करेगी? हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट में अपना योगदान देगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि महिलाएं सोच नहीं सकती, सोच सकती हैं। महिलाओं के बराबर, मतलब पुरुष के बराबर सोच सकती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष उनके बराबर नहीं सोच सकती, या इंसान एक ही है ना, बॉडी एक ही है, जेंडर का फर्क है। लेकिन इस जेंडर गैप को हम लोगों ने बहुत बड़ा गैप कर दिया है। ये गैप नहीं होना चाहिए, बस इतना डिसाइड हो कि जेंडर अलग है, बाकी कुछ अलग नहीं है। सबके दो आंख, दो नाक, दो कान, दो हाथ, दो पैर हैं। फर्क बॉडी स्ट्रक्चर का है। लेकिन अभी दिक्कत हमारे समाज की सोच की भी दिक्कत है। तो इसीलिए इस महिला सशक्तिकरण पर इतना विकास दिया जा रहा, जिसकी शुरुआत जो आप देखेंगे सावित्रीबाई फूले कर चुकी है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जो महिलाओं से संबंधित दिवस है। उन दिवसों को जानेंगे। उसके बाद हम सरकार ने क्या क्या पहल की उनको जानेंगे, हमारे संविधान में इनके लिए क्या क्या किया गया है उनको जानेंगे। तो देखिए क्या क्या दिवस है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस आपसे पूछा जाए तो कब मनाया जाता है बेटा? 14 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस। ये कब शुरुआत हुई और क्यों? तो सरोजनी नायडू, किसके? सरोजनी नायडू। तो इस सरोजनी नायडू की पुण्यतिथि पर इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। कब? 13 फरवरी कब आएगी भैया? आपके राष्ट्रीय पर्व से एक दिन पहले। अरे वैलेंटाइन डे भैया आप ही का तो राष्ट्रीय पर्व है, बैचलर्स का। आजकल तो बैचलर्स तो छोड़िए, मैरिड वाले भी बना लेते भाई, दिल तो सबका बच्चा है जी। तो राष्ट्रीय पर्व जो आपका 14 फरवरी है, उससे एक दिन पहले राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि 13 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब? 3 दिन बाद। किसके 3 दिन बाद? गांधी जी के 3 दिन बाद अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जी का। भैया हमारे गांधी जी का फिक्स है। याद करने के तरीके, यानी कि जब आपसे कहा जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना कि हमारा स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? महिला सशक्तिकरण दिवस। और आपको याद हो इसी दिन एक बच्चा पैदा हुआ था। बच्चा कौन पैदा करती है भैया? महिला। बच्चा कौन सा पैदा हुआ था? तो भारत को एक बच्चा हुआ था, वो था पाकिस्तान। तो वो 14 अगस्त को ही मनाता है। इस तरह से आप याद रख लेंगे इसे। ठीक है, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। आपके राष्ट्रीय पर्व से एक दिन पहले राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले। ठीक है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस गांधी जी के 3 दिन बाद, यानी कि 5 अक्टूबर को ग्रामीण महिला दिवस है।
गांव में मनाया जाएगा, गांव की महिलाओं के लिए मनाया जाएगा, इस तरह की ये बात कर रहा है, क्योंकि गांव की महिलाओं के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि हमारी 26 जनवरी से 2 दिन पहले राष्ट्रीय बालिका दिवस, और हमारे 15 अगस्त से एक दिन पहले महिला सशक्तिकरण दिवस। क्या बात है। और हमारे राष्ट्रीय पर्व यानी कि युवाओं के राष्ट्रीय पर्व वेलेंटाइन डे से एक दिन पहले क्या, राष्ट्रीय महिला दिवस। किस तरह से मनाए जा रहे हैं देखिए। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब, 11 अक्टूबर को बेटा। कब मनाया जा रहा है, 11 अक्टूबर को। और विज्ञान में महिलाओं के लिए, यानी कि साइंस में महिलाएं तरक्की कर सके, तो उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो बालिकाएं हैं, अनमैरिड हैं, उनके लिए भी अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। कब, 11 फरवरी को। यानी कि आप विज्ञान के सेक्टर में भी तरक्की कर सके, इसलिए आपके लिए एक दिन निश्चित कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, यानी कि नर्स भी कौन होती है, महिलाएं, तो उनके लिए भी 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है बेटा। ठीक है, आइए महिला सशक्तिकरण वर्ष। तो वर्ष कब, 2001 को घोषित किया हमने। क्यों, उसका रीजन था कि जो सशक्तिकरण पर हम नीति लाए हैं, किस पर, सशक्तिकरण पर नीति लाए हैं, राष्ट्रीय योजनाएं जो लाए हैं, वो सारी की सारी बेटा 2001 में आई थी। और उसी के आधार पर हमने क्या किया है, महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित कर दिया। कब, 2001 को। यानी कि इसी दिन हम नीति लेकर आ रहे थे, इसी वर्ष में, महिलाओं के लिए, जिससे कि महिलाओं को बढ़ावा मिले, विकास में योगदान दें, महिलाओं का विकास हो, सामाजिक रूप से विकास हो, कि कहीं ना कहीं वो सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। तो जब सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं तो इनका विकास करना पड़ेगा, और ऐसी हमें नीतियां लानी पड़ेगी। तो वो नीतियां हम 2001 में लाए, और उसी वर्ष को हमने घोषित कर दिया राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001। राष्ट्रीय महिला आयोग आया कब, 1992। यानी कि महिलाओं के लिए एक अलग से आयोग लाए, जिसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय है बेटा दिल्ली में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हम एक आयोग लेकर आ रहे हैं महिलाओं के लिए। और देखिए, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय भी खोला गया। कौन सा है पहला विश्वविद्यालय, नाथीबाई दामोदर ठाकर, नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना मुंबई में 1916 में की गई थी। कब, मुंबई में, और कब, 1916 में। यानी कि ये महिलाओं के लिए स्पेशल एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जबकि आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी अलग है, जबकि विद्यालय की मैं बात करूं या विश्वविद्यालय की बात करूं, तो सबसे पहला ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने महिलाओं की एजुकेशन की बात की, महिलाओं को सबसे पहले एजुकेशन दिया, तो वो कलकत्ता विश्वविद्यालय है। जबकि स्पेशल जो यूनिवर्सिटी बन रही है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी बन रही है, मुंबई की, 1916 में, नाथीबाई दामोदर ठाकर से। अब देख रहे हैं आप, महिलाओं के नाम पर हमारे शिक्षक परिवार भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी प्रताड़ित है। क्योंकि युवा प्रताड़ित नहीं है, एक बैचलर प्रताड़ित नहीं है, लेकिन देखो ये लोग सुन रहे हैं इस टॉपिक को, ये प्रताड़ित है बेचारे, क्योंकि शादीशुदा है। समझ रहे हैं ना। यानी कि आज मैं बात करूं, न्यू ईयर की आज डेट है 31, तो मैंने इनसे कहा कि सर आज पार्टी फार्टी कुछ कर लेते हैं, चलते हैं घूमने फिरने कहीं 1-2 दिन के लिए। तो इन्होंने कहा ठीक है सर चलते हैं, कोई बात नहीं है। प्लान बड़ा फिक्स सा हो गया, आज शाम को 4 बजे हमें निकलना है। अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी मैडम को फोन लगा लिया। अब कह रहे हैं हेलो, तो इन्होंने कहा वो मैं सोच रहा था कि दोस्तों के साथ चले जाऊं। तो उधर से जवाब क्या आ रहा गुस्से, तो मुझे कहीं लेके जाते हो, अकेले अकेले दोस्तों के साथ जा रहे हो। काट दिया बेचारे। अब क्या कह रहे हैं कि सर मेरी बेटी का जन्मदिन है कल, मैं नहीं जा पाऊंगा, इमरजेंसी है और थोड़ा ये है वो है, बहाना मारने लग गए। अब बैचलर तुम तो खुद हो जानते हो इस चीज को, तुम्हें कभी नहीं सोचना पड़ेगा। तो महिलाएं अभी घर में तो प्रभावी हैं, घर में तो हमारे में महिला सशक्तिकरण है। जैसे इनका न्यू ईयर खराब हुआ, वैसे आपका भी खराब हो सकता है। जब आप शादीशुदा होंगे तो बड़े बखूबी समझ रहे होंगे, और मेरी तरह बैचलर होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। जब मन करेगा 2 मिनट में प्लान बनाना है, तुरंत बैग उठाना है, चल भैया, बैग भी नहीं कहते, झोला झोला उठाना है और चलना है। ठीक है, तो इस तरह से अब जब हम शादी करेंगे तब की तब देखी जाएगी। फर्क क्या पड़ता है इन चीजों से, तुम ही बताओ इस बात को। तो महिलाएं कहीं ना कहीं तो प्रभावी हैं, घर में बहुत अच्छी से प्रभावी हैं।
आपको भी पता है, शादीशुदा है कोई बात नहीं, अपने मम्मी पापा को देख रहे होंगे आप। तो जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मैं बड़े अच्छे से कहता हूं कि बेटा पापा तो राष्ट्रपति हैं लेकिन मम्मी मंत्री परिषद है। और आर्टिकल 74 हमारा कहता भी है क्या कि मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति काम करेगा भैया, या मंत्री परिषद को सलाह देने के लिए, सॉरी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो उसी तरह से जैसे घर में मम्मी का रोल है, वैसे हमारे देश में संविधान में हमारी मंत्री परिषद का रोल है। सारे काम जैसे हमारे पिताजी के नाम पर किए जाते हैं, सेम उसी तरह से हमारे देश में सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, उस टॉपिक को छोड़ते हम लोग यहां आते हैं। तो महिलाओं की जैसे घर में आप देखेंगे चल रही है, एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की बातों को सुना जा रहा है, सेम उसी तरह से यदि ये समाज सुनने लग जाए, ये समाज मानने लग जाए, तो चीजें कुछ और हो जाएंगी। हमारी देश में प्रधानमंत्री महिलाएं रही हैं, इंदिरा गांधी देश में अच्छा शासन किया, आज एक अच्छे शासन के लिए भी जानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं आई, तो रजिया सुल्तान देखेंगे आप, उस मुस्लिम समाज में एक ऐसी महिला ने जन्म लिया जो कोट पहनकर एक पुरुष की तरह चल रही थी। तो जब उस समाज में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, इस पितृसत्तात्मक समाज में अपना वर्चस्व बनाने के लिए उस महिला ने इतना संघर्ष किया, आज अपने घर में यदि वो सारी चीजें कर पा रही है तो क्या समाज में नहीं कर सकती? राइफल जैसे जो आपके विमान है, राफेल जैसे विमानों को उड़ा रही हैं, ट्रेन जैसी चीजों को चला रही हैं, तो वो सारी चीजें कर सकती हैं भाई। लेकिन समाज की सोच इतनी प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं दबाती है। ठीक, चलिए आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण दिवस थे हमारे। उसके बाद अब मैं बात करूंगा संविधान के प्रावधान, यानी कि हमारे संविधान में जो महिलाओं के लिए क्या क्या आर्टिकल्स दिए गए हैं, हमारा आर्टिकल्स क्या क्या कहता है, क्या कोई भेदभाव की बात करता है, या महिलाओं को प्रमोट करता है, या किसी लिंग को दबाता है? नहीं। देखिए, मैं आर्टिकल 14 की बात करूं तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण, इसी बात को कहता है। क्या उसने ये कहा कहीं कि महिलाएं अलग होंगी उनको अलग विधि होगी, पुरुष अलग होंगे उनको अलग विधि होगी? नहीं। समानता की बात कर रहा है, लॉ की बात कर रहा है। लॉ यानी कि विधि सभी व्यक्तियों के लिए समान है, हर एक व्यक्ति के लिए समान है भाई। उनका ठीक है सॉरी, यानी कि पुरुष और महिलाएं समान है, ऐसा आर्टिकल 14 कह रहा है। और भैया फंडामेंटल राइट भी है, ये हमारा मूल अधिकार भी है, ये कोई हवाबाजी नहीं है। 15 में जाओगे, 15 एक कहता है भेदभाव का निषेध। कैसा निषेध? वो कहता है जन्म, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि लिंग की बात कर रहा है। तो लिंग क्या है? हमारे यहाँ 3 ही तो लिंग है भैया, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर। 3 ही लिंगों की बात करते हैं हम। तीनों लिंग के आधार पर कह रहे हैं कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, फंडामेंटल राइट है। यानी कि हमें संविधान भी महिलाओं को संरक्षण दे रहा है, संविधान भी महिलाओं के हितों की बात कर रहा है, और फिर भी आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हो दोस्त। नहीं, ऐसा मत करो यार, ये ठीक नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 15(3), महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था, यानी कि सरकार महिला हित में विशेष योजना बना सकती है। आपने देखा होगा 15(3) में कहा गया है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाएं, जैसे विधवा पेंशन महिलाओं के लिए तो है भाई। और फर्टिलिटी लीव की बात करें, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे किस तरह के अवकाश, कितने अवकाश दिए जा सकते हैं। 2017 में हमारा अधिनियम आया संशोधन, और उसने 26 सप्ताह की बात की है। तो जब इन चीजों की बात की जा रही है, ये लीव की बात की जा रही है, इन छुट्टियों की बात की जा रही है दोस्त, वो हम किसको दे रहे हैं? महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। जिस ऑफिस में वो कार्यरत है, जिस ऑफिस में कार्य कर रही है, तो वहां भी उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये सब किसके आधार पर? मन मर्जी चल रहा है क्या? नहीं, ये हमें संविधान अधिकार दे रहा है और उसके आधार पर हम इन कामों को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी मन मर्जी है, नहीं, ये संविधान ने दिया है मेरे भाई। ठीक है, तो ये तीनों हमने देखे, तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट हैं, जो महिलाओं को, पुरुष को, सभी को मिल रहे हैं और सभी को दिए जा रहे हैं ना। चलिए उसके बाद देखिए आर्टिकल 16 रोजगार में, यानी कि समान अवसर की बात करता है, अवसर की समानता। अवसर किसमें?
जैसे आप बताइए, आपने नौकरी का फॉर्म भरा, आपने कहा कि हम बनेंगे होमगार्ड, आपकी बीवी ने भी कहा कि सुनते हो जी, मैं भी बनूंगी होमगार्ड, तुमने कहा ठीक है भरो आप। सरकार ने कभी नहीं कहा कि केवल पुरुष भर सकते हैं, महिलाएं नहीं भर सकती, उन्होंने कहा बिल्कुल साहब दोनों भरिए, जो हमारी चीजों पर, हमारी वरीयताओं पर, हम जो पेपर कराएंगे, जो चीजें कराएंगे उस पर खरा उतरेगा, उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, नौकरी दे देंगे। हमारे यहां हर व्यक्ति समान है भाई। उन्होंने कहा ठीक है, अवसर हम समान दे रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी, यानी अवसर की समानता हमारा आर्टिकल नंबर 16 दे रहा है। और क्या है भैया, हमारा फंडामेंटल राइट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आप ही बताओ, क्या फेसबुक पर हमने किसी को मना कर दी कि तुम पोस्ट मत डालो? नहीं, ऐसा नहीं होता। यानी कि हम बोलने की, अपनी बातों को रखने की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात अपने विचारों को प्रेजेंट करने की, अपने दृष्टिकोण को यानी कि अपने नजरियों को बताने की स्वतंत्रता। आपके घर में, आपके बाहर समाज में, आपके ऑफिस में महिलाएं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं, तो वो आजादी कहां से मिली? इंटरनेट पर महिलाएं स्वतंत्र रूप से बात कर रही हैं, स्वतंत्र रूप से बोल रही हैं, तो वो आजादी कहां से मिली भाई? क्योंकि वो हमारे संविधान ने दी, और जब हमारे संविधान ने दी, इसी वजह से वो महिलाएं बोल पा रही हैं और बोल रही हैं। ये आजादी है जो हमारा संविधान दे रहा है कहीं ना कहीं सभी को। चाहे इंटरनेट पर, इंस्टा पर कोई रील डालनी हो, चाहे फेसबुक पर कोई पोस्ट लिखनी हो, चाहे किसी न्यूज चैनल पर कोई वीडियो डालनी हो, चाहे यूट्यूब पर कोई वीडियो डालनी हो, महिलाएं बराबर भागीदारी ले रही हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और वीडियो डाल रही हैं। हर व्यक्ति की आजादी है। वो कहां से मिली? यहां से। यानी कि अपनी बातों को रखने की, अपनी अभिव्यक्ति को रखने की, अपने विचारों को रखने की, अपने दृष्टिकोण को रखने की जो आजादी है, वो आर्टिकल 19 हमें दे रहा है। और इस वजह से महिलाएं कर रही हैं। लेकिन रोक कौन रहा है? तुम जैसे संकीर्ण सोच के पुरुष। आप नहीं हो, लेकिन आप जैसा कोई और हो सकता है। उन्हीं पुरुषों की बात की जा रही है, उसी समाज की बात की जा रही है, उन्हीं 4 लोगों की बात की जा रही है कि भैया पर्दा करके जाओ, 4 लोग बैठेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। पता नहीं वो 4 लोग कौन है भाई, 4 लोग कंधा देने कभी नहीं आते भाई, लेकिन समाज है बेटा। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन, सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है, यानी महिला की सुरक्षा एवं गरिमा की बात कर रहा है भैया। किसकी? महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा की बात कर रहा है, इन चीजों की बात कर रहा है, यानी कि महिला की सुरक्षा और गरिमा को संरक्षित। जैसे एक जीवन जीने के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो जो जरूरी है वही आर्टिकल 21 में दिया है। जब पर्यावरण की बात करूं मैं, चाहे मैं प्राइवेसी की बात करूं, चाहे मैं जल की बात करूं, स्वच्छ वायु की बात करूं, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं और आएंगे भी भाई। तो आर्टिकल 21 जो है वो यही कहता है कि व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, अब व्यक्ति कौन है, महिला या पुरुष, कोई भी हो सकता है। तो यानी कि आपने ये 6 आर्टिकल्स देखे, 6 के 6 फंडामेंटल राइट हैं, और क्या कह रहे हैं वो, पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार दे रहे हैं, समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखते हैं क्या है। डीपीएसपी की बात करता है क्या? अनुच्छेद 39A यानी समान आजीविका की बात करता है, अर्थात, और वहीं बात करेंगे 39D, तो क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि आजीविका का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए, अपने घर को, परिवार को चलाने के लिए जो भी बिजनेस खोलना चाहे, आजीविका का मतलब यही है, जहां से जिस तरह से वो बिजनेस से अपना धन एकत्रित करे और उसके बाद अपने घर के खर्चे चलाए। तो क्या आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि ये व्यक्ति केवल ये काम पुरुष कर सकता है या ये काम केवल महिला कर सकती है? ऐसा नहीं है। यानी कि हर एक व्यक्ति, कोई भी नागरिक देश का है, चाहे जेंडर उसका कुछ भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो क्या कर सके, समान आजीविका खोल सके। ऐसा आर्टिकल 39A कह रहा है जो हमारे डीपीएसपी में दिया हुआ है। ठीक है, वहीं 39D में हम बात करते हैं क्या? समान कार्य समान वेतन। यानी कि किसी कार्य को महिला काम कर रही है, कोई क्या
महिला काम कर रही है और उसी काम को कोई पुरुष काम कर रहा है, तो जब महिला काम कर रही हो या कोई पुरुष काम कर रहा हो तो समान कार्य है तो वेतन भी क्या होगा बेटे, समान ही होगा। क्या होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जाएगी। वही मातृत्व राहत की बात की जाए, यानी कि एक महिला को क्या क्या जब वो प्रेग्नेंट होगी तो किस किस तरह की राहत मिलेगी। मातृत्व राहत में बात की है, जो 2017 में एक संविधान संशोधन किया गया, यानी एक्ट जो है उस एक्ट में संशोधन किया गया और उसके बाद कहा गया है कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट है उसे 36 माह तक का 26 सप्ताह तक का अवकाश प्राप्त हो सकता है। तो ये मातृत्व लाभ के अंतर्गत कहा गया है कि 26 सप्ताह का अवकाश प्राप्त कर सकती है। और ये जो अवकाश है बेटा, ये अवकाश में इसको सैलरी भी दी जाएगी। क्या किया जाएगा, सैलरी, यानी पैसा भी मिलेगा इसको। तो इसको बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है, ठीक है। वहीं आर्टिकल 46 कहता है क्या, महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य में बढ़ावा, यानी कि एजुकेशन में भी। ये सारे कर्तव्य किसके हैं, ये राज्य को कर्तव्य दिए जा रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य को ऐसा कहा जा रहा है भैया कि जब आप आजीविका की बात करो, धंधे बिजनेस की बात करो तो समान करना, वेतन की बात करो तो हर व्यक्ति को समान वेतन देना, वहीं आप मातृत्व राहत की बात करो वो भी समान देना और इतना देना। उसके बाद शिक्षा दो महिलाओं को, इसके लिए काम करो आप। स्वास्थ्य में बढ़ावा मिले महिलाओं को, ऐसी सुविधाएं जनरेट करो। हॉस्पिटल्स आपके ठीक नहीं है तो उन्हें ठीक बनवाओ, उनमें फंड नहीं पहुंचता है फंड पहुंचाइए, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है डॉक्टर पहुंचाइए, यानी कि हर एक तरह की सुविधा मिले महिला को जिससे कि उसके स्वास्थ्य के लिए बढ़ावा मिले। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा हमारे यहां पर प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैं बात करता हूं, कुछ फैक्ट बताता हूं तो समझना आप इन चीजों को। मैं महिलाओं की बात करूं तो महिला हमारे यहां संसद में कितनी है, महिला देखेंगे आप संसद में, तो संसद में केवल महिलाएं 15% प्रतिनिधित्व कर रही है। कितना, 15%, यानी 15% महिलाएं हैं जो किसमें, संसद में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं मैं बात करूं किसकी, श्रम भागीदारी की, किसकी, महिलाएं श्रम भागीदारी कितनी कर रही हैं, यानी कि किसी ऑफिस में किसी भी जगह अपना श्रम देती हैं, उनके बदले में उनको पैसा मिलता है, यानी रोजगार की बात करें तो 27 से 28% महिलाएं श्रम भागीदारी कर रही हैं बेटा। वहीं मैं एजुकेशन की बात करूं, शिक्षा की बात करूं तो आज केवल 71.5% महिलाएं शिक्षित हमें देखने को मिल रही हैं। क्या देखने को मिल रही हैं, शिक्षित देखने को मिल रही हैं। वहीं मैं जेंडर गैप की बात करूं, इसकी जेंडर गैप इंडेक्स जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे निकाला जाता है, और इसमें वर्तमान में बेटा 146 देश हैं। कितने देश हैं, 146 देश। लेकिन उसमें भारत की रैंक कौन सी है, आप देखेंगे आपको बड़ा अचंभित होंगे कि 127वीं रैंक है। कितनी, 127वीं रैंक भारत की है, यानी कि भारत इस नंबर पर आ रहा है जेंडर गैप में। इतनी पिछड़ी हुई रैंक हमें देखने को मिल रही है जेंडर गैप, यानी कि हमारे यहां पर जेंडर के बीच जो गैप है वो गैप इतना बना हुआ है। हम महिला पुरुष को एक व्यक्ति, एक नागरिक, एक आम आदमी नहीं मान रहे हैं। हम क्या मान रहे हैं कि महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, जेंडर गैप है, यानी कि पुरुष बहुत ऊंचे होते हैं और उच्च लेवल के होते हैं, महिलाएं बड़ी कमजोर होती हैं, पुरुष बड़ा ताकतवर होता है, पुरुष बड़ा अच्छा सोच पाता, महिलाएं नहीं सोच पाती हैं। इस तरह की मानसिकता से कहीं ना कहीं हम लोग ग्रसित हैं। तो ये जेंडर गैप जो है, वो जेंडर गैप ये दिखा रहा है कि 146 देश में आपकी रैंक 127 में, तो ये बहुत खराब स्थिति है, ये हमें देखने को मिल रही है। देखिए अब लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन की बात करें तो हमने महिलाओं को पंचायत में जो आपका प्रधान का इलेक्शन होता है उसमें 1/3 आरक्षण दिया, यानी 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की गई, ठीक है। और वहीं बिहार ने तो बेटा इतना बढ़ चढ़कर कर दिया, बिहार ने कहा कि हम 50% आरक्षण देंगे भाई, किसमें, ग्राम पंचायतों में। प्रधान जो होगी वो 50% महिलाएं प्रधान होगी बिहार में। वहीं नगर पालिका में आरक्षण दिया, कितना, वही 1/3 33%, यानी हर जगह महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है जिससे कि इनकी स्थिति को सुधारा जा सके। अब सरकार ने क्या पहल की, देखिए तो देखो इस सरकार की पहल है, एक फोटो जिसमें आप देखेंगे इतने सारे हाथ महिलाओं के। ट्रिपल तलाक के लिए एक हिम्मत ऐप बनाया गया, पोषण अभियान चले,
मिशन इंद्रधनुष चला और पीएम मुद्रा योजना चली जिससे कि लोन दिया जा सके उनको। स्कॉलरशिप की बात की हमने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला और पेड मैंडेटरी लीव की बात की, यानी कि जो शुरुआत की 9th डेट होगी, 9वीं तिथि होगी हर महीने की, उसको लीव मिले महिला को। जैसे मंथली जो सर्किल होता है, पीरियड्स जो आते हैं उसमें लीव दी जाए, छुट्टी दी जाए। उज्ज्वला योजना जिसके हम अंतर्गत सिलेंडर दे रहे थे महिलाओं को। इस तरह की कुछ योजनाएं चली, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम आया, एक्ट जो कानून है हमारे 2005 में। इस कानून के तहत क्या था कि शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक हिंसा पर रोक लगाई गई। यानी कि आप किसी भी महिला को प्रताड़ित नहीं कर सकते, और प्रताड़ित करेंगे तो इसके लिए हमने हर एक शहर में, हर एक जिले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की तैनाती की है, जो इन्हीं चीजों को सुनेगा कि किसी भी महिला के साथ यदि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से किसी भी तरह की या यौन रूप से हो प्रताड़ना की जा रही है, तो आप उस महिला का प्रोटेक्शन करें, उसकी बातों को सुने और उस जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ ऐसा किया है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। वही देखेंगे आप, दहेज निषेध अधिनियम आया 1961 में, जिसमें क्या कहा गया, दहेज मांगना या दहेज देना दोनों अपराध है। कैसे? जैसे शादी के समय आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की वस्तु की मांग करते हैं, वो सब कुछ दहेज के अंतर्गत आती है। अब आप कहेंगे सर मैंने किसी को गिफ्ट दिया, उपहार दिया, तो जो उपहार है या गिफ्ट है बेटा, वो उपहार और गिफ्ट दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। वही चीज आएगी जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं, वो सब कुछ दहेज कहलाएगा। मैंने डिमांड की और आपने मुझे दे दिया, तो आप भी अपराधी और मैं भी अपराधी। मैंने केवल डिमांड की और आपने नहीं दिया, तो आप अपराधी नहीं है लेकिन मैं अपराधी हूं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का यही कहता है कि जब कोई व्यक्ति दहेज मांगता है और दूसरा व्यक्ति उसको दहेज दे देता है, तो यहां दोनों के दोनों अपराधी हैं और 5 साल तक की आपको सजा हो सकती है। यह अधिनियम हम 1961 में लेकर आए। उसके बाद पॉस एक्ट आया, यानी कि पॉस एक्ट क्या था कि कोई भी महिला अपने कार्यस्थल पर काम कर रही है, वहां उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हैरासमेंट होता है, उसकी ये बात करता है, इसके लिए एक्ट लाया गया। और इसमें दो चीज कही गई 2013 में जब आया, ये हिंदी क्या बनती है, महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। क्या? महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर, महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ठीक है, उसके लिए लाया गया, तो रोकथाम की गई। इन्होंने इसमें दो चीज कही, क्या कि यदि आपके यहां 10 से कम कर्मचारी है, अपराधी कह रहा हूं, अपराधी नहीं बेटा, कर्मचारी, 10 से कम कर्मचारी है, तो आप अपने यहां पर ही एक आंतरिक कमेटी बनाए। क्या बनाए? आंतरिक समिति या कमेटी, जो चुपचाप इन मामलों को सुनेगी और उन पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, सॉरी 10 से प्लस है, 10 से कम है तो आंतरिक समिति बनेगी, लेकिन आंतरिक समिति किसके अंडर में होगी? वो सॉरी आंतरिक समिति बनेगी, लेकिन किसमें? इसको डीएम साहब संचालित करेंगे, ये पूरे जिले के लिए बनाएंगे, जिसे हम संगठित समिति भी कहेंगे। ठीक है, ये पूरे जिले के लिए बनाई जाएगी। और वहीं जब आपके यहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, कितने? 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो आप अपने यहां पर ही एक आंतरिक कमेटी बनाइए, आंतरिक समिति। ठीक है, और ये आंतरिक जो समिति बनेगी वो इन सारी चीजों को देखेगी, यानी कि आपके कार्यस्थल पर, आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में किसी भी आपके कर्मचारी के साथ इस तरह की कोई घटना की जा रही है, तो चुपचाप उस कमेटी के पास जाए और जाकर अपनी शिकायत दर्ज करे, और दर्ज करने के बाद वो उन पर कार्रवाई करे। और एक और बात कही गई है इसमें कि जब तक ये प्रोसेस, ये केस चल रहा है, तब तक 3 महीने के लिए उस कर्मचारी को या उस महिला को जिसके साथ ये हुआ, आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि दोनों व्यक्ति एक जगह पर कार्य नहीं करेंगे जब तक ये केस चल रहा है, तब तक। ठीक है, उसके बाद पॉक्सो एक्ट आया। पॉक्सो आप जानते हैं कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न या किसी भी तरह की कोई घटना होती है,
तो पॉक्सो एक्ट लगता है, जो बच्चों को यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सुरक्षा देता है। ठीक है, ये उनके लिए हम 2012 में लेके आए। यहां पर इन बातों को तो जानना ही जानना है, उसके साथ साथ बेटा आपको ये डेट बहुत याद रखनी है। ठीक है, ये डेट बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता के आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए डेट और किससे संबंधित है, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद पीसीपीएनडीटी एक्ट, यानी क्या है कि जब आपकी बीवी, पत्नी या आप कोई भी आपकी महिला सदस्य प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी के समय पे आप भ्रूण लिंग की जांच करते हैं, यानी कि लड़का है या लड़की, उसके लिंग की जांच कर रहे हैं आप, तो ये एक अपराध है। कब आया? 1994 में। और किसी भी क्लिनिक में की जा रही है तो वो क्लिनिक तो सीज कर दिया जाएगा और आप भी अपराधी पाए जाएंगे और आपको भी सजा हो सकती है। यानी कि इसमें दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, चेक कराने के वाले और चेक करने वाले के, यानी जो कराएगा वो भी जाएगा और जो करेगा वो भी जाएगा। ठीक है। मातृत्व लाभ अधिनियम, यानी कि कोई महिला जब प्रेग्नेंट है तो उसे किस किस तरह के लाभ मिल सकते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या राहत मिलती है, उनकी बात कर रहे हैं। तो उसको अवकाश दिया जाएगा 26 सप्ताह का, कितने? 26 वीक का। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। वहां वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा आपको, ये ऑप्शन में रख सकते हैं आप कि आप जब तक प्रेग्नेंट हैं तो अपने घर से काम करें। और 26 सप्ताह का जो अवकाश है ये सैलरी साथ है, यानी सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप सैलरी काट लेंगे, नहीं नहीं, सैलरी नहीं काट सकते इस बीच में आप। ठीक है, ये बात भी की गई इसमें। अब देखिए, मानव तस्करी पर ये आईपीसी नहीं होगा बेटा, ये बीएनएस होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब तो ये मानव ट्रैफिकिंग की बात करता है, यानी कि किसी भी महिला अर्थात पुरुष को बेचना, लेकिन हम यहाँ महिलाओं की बात कर रहे हैं तो केवल महिला की बात करेंगे। किसी भी महिला का व्यापार किया जाए, जैसे कि आपने एक जगह से खरीदा और दूसरी जगह पर उस महिला को बेचा, उसको ही हम घटना को मानव तस्करी कहते हैं, उस पर भी एक रोक लगाता है। महिलाओं की संपत्ति में अधिकार, यानी कि ये 2004 से कर दिया 2005 से कर दिया गया है कि बेटा और बेटी को बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा है। यानी कि 2005 के बाद जिसके भी माँ बाप जिंदा हैं तो जो भी उनके नाम पर प्रॉपर्टी है, जितना हिस्सेदार उसमें बच्चे का है, बेटे का, उतना ही महिला का होगा। जैसे मान के चलिए किसी के 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। ठीक है, किसी दंपत्ति के क्या है, 4 बच्चे हैं जिसमें 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो ये कहते हैं भैया कि ये चारों के चारे 25-25% के हिस्सेदार हो गए, क्योंकि 100% प्रॉपर्टी है तो 100 में से इनको कितना हिस्सा मिलेगा? 25-25, यानी कि प्रॉपर्टी के पूरे 4 ही हिस्से होंगे। ठीक है, तो ये 2005 से संपत्ति में भी अधिकार मिलना शुरू हो गया महिलाओं को। अब आइए, अंतरराष्ट्रीय समझौते क्या हैं? तो भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र ने 1979 में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के उन्मूलन और उनके लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने का आह्वान किया। क्या किया कि महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, पर जितने भी लोग संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उन सभी को कंपलसरी इसे विशेष रूप से लागू करना पड़ेगा। यह हर एक दंपत्ति का अधिकार है और उसे लागू करना ही करना होगा, ये इन्होंने इसमें कहा। उसके बाद भारत ने क्या किया कि अपने अमल में लाया उसे 1980 में, यानी इस पर हस्ताक्षर कर दिए भारत ने भी, और पूरे भारत में वो 1993 में इस पर पूरा अमल करना शुरू कर दिया, या कहूं एक तरीके से लागू कर दिया। तो भारत ने इस पर पूरा कार्यक्रम 1980 से शुरू किया है। कब से? 1980 से शुरू किया है। 1980 से हमें ये देखने को मिलता है और उसके बाद 1993 में पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है भाई। ठीक है, अब देखिए बीजिंग घोषणा पत्र और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये कब? 1995 में। किसमें? 1995 में संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के लिए एक बीजिंग घोषणा पत्र लाया। क्योंकि बीजिंग घोषणा पत्र क्यों कह रहे हैं कि ये जो बैठक चल रही है ये बैठक बीजिंग में थी, संयुक्त राष्ट्र वहां बैठकर चर्चाएं कर रहा है अपने मेंबर्स अर्थात अपने सदस्यों के साथ, तो इसीलिए हमने इसे बीजिंग घोषणा पत्र कह दिया। जिसके अंतर्गत क्या था? जिसके अंतर्गत महिलाओं पर विशेष दिया जाना था। क्या? महिलाओं पर विशेष ध्यान। विशेष ध्यान कैसे? क्योंकि कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महिलाओं को जितनी भी हम सुरक्षा दे सकते हैं, जितना उनके बारे में सोच सकते हैं,
जितना हम बराबर कर सकते हैं उन सारी चीजों के लिए ये शुरू किया जा रहा है 1995 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो महिलाओं पर विशेष ध्यान की ये बात कर रहा है 1995 में जो बीजिंग घोषणा पत्र है, ये हमें देखने को मिलता है। तो प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन यानी कि आप सभी, एक्शन का मतलब क्या था कि जितने भी आप सदस्य हैं आप इस पर कार्रवाई कीजिए, आप इस पर काम चालू कीजिए आगे, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी लक्ष्य, एसडीजी लक्ष्य का पता है आपको क्या था, 5 वर्ष के लिए है और आप सभी कब तक 2030 तक इसे प्राप्त करेंगे। और इसमें विशेष फोकस किस पर, महिला असमानता को दूर करना। किसको, महिला असमानता को दूर करना, ठीक है। तो महिला असमानता को दूर करना इसमें कहा गया है। अब देखिए महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाएं कितनी हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं की हम लोग बात करते हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए है। तो देखिए सबसे पहली हमें देखने को मिलती है महिला ई हाट। महिला ई हाट किससे संबंधित है, तो जो महिला उद्यमी है बेटा उनके लिए, किसके लिए, महिला उद्यमियों के लिए और सहायता समूह। तो ये महिला उद्यमियों के लिए ई हाट यानी कि ई हाट का मतलब समझ रहे हैं क्या, हाट क्या होती है, जैसे आपके यहाँ साप्ताहिक मेला लगता हो, आपके यहाँ कोई साप्ताहिक घटना होती हो, मेला लगता हो, कोई मार्केट लगती हो, उसे हाट बोलते हैं। तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक हाट लगेगी महिला उद्यमियों के लिए, जिससे वो अपना जो भी उद्यमी है, जो महिलाएं बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस को दिखा सके, अपने बिजनेसों को बता सके कि हम ये प्रोडक्ट लाए हैं, इस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। उन सारी चीजों की यहां बात की जाएगी। तो जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो, और जो महिला उद्यमी हैं वो आपस में अपनी जानकारी शेयर करें, अपने बिजनेस को चलाएं, ठीक है। उसके बाद कामकाजी महिला छात्रावास यानी कि जो महिलाएं शहर से बाहर रहती है, क्या, शहर से यानी अपने घर से बाहर रहती है, शहरों में जैसे किसी मेट्रो सिटी में किसी शहर में रह रही हैं और वहां रहकर काम काज करती हैं, काम ऑफिस करती है, ऑफिस जाती हैं, तो उन महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना, छात्रावास की व्यवस्था करना। तो ये भी एक योजना बनाई गई कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, जो घर से बाहर रहकर किसी भी शहर में काम कर रही हैं, तो उनके लिए छात्रावास अर्थात हॉस्टल की व्यवस्था की जाए, कम पैसों में हो, अच्छी चीजें सुविधाएं हो, और सबसे बड़ी बात सुरक्षा भी उनको प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए। उसके बाद पीएम आवास योजना। तो पीएम आवास योजना का पता होगा आपको कि पीएम आवास योजना में क्या है कि जो महिला है उस महिला के नाम पर घरों का आवंटन किया गया, महिला के नाम पर आवास, ठीक है। तो महिलाओं को आवास यानी कि घर का वितरण किया जा रहा है, ठीक है। तो घरों का वितरण किया गया किसको, महिलाओं को, अर्थात महिलाओं के नाम पर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017। तो मैंने पिछले बताया इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने संशोधन करके अवकाश जो है वो अब कितने सप्ताह का कर दिया है, 26 सप्ताह का, यानी बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। शायद पहले 24 के करीब था, 23 या 24, ठीक है। देखिए उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपको पता है किसके लिए किया गया है, लिंगानुपात सुधार के लिए, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिले इसके लिए, ठीक है। इन दोनों चीजों को आप देखेंगे तो ये मिलता है, क्योंकि जो महिलाओं के बीच गैप है पुरुष के बीच में, जैसे लड़का पैदा हुआ तो बचा लिया, लड़की पैदा हुई तो उसे मार दिया, तो उसी के लिए हम लोग मतलब हमारी सरकार ने क्या किया, एक योजना लाए, एक पहल शुरू की और एक नारा दिया क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में योजना लाई गई जिससे कि लिंगानुपात में सुधार किया जा सके। आपको पता होगा हरियाणा दिल्ली इनका लिंगानुपात सबसे कम देखने को हमें मिलता है। तो इस तरह की योजनाएं हम ला रहे हैं जिससे कि हम बढ़ावा दे सकें लिंगानुपात को। उज्ज्वला योजना ये भी 2016 में आई और इसमें क्या किया गया, इसमें महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन यानी गैस के कनेक्शन, जिससे कि महिला चूल्हे में खाना बनाती थी, आंखों में धुआं जा रहा है, शरीर में धुआं जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरी बॉडी उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो उस धुएं से उसके राहत मिले। तो ऐसे धुएं वाली व्यवस्थाएं खत्म करके एलपीजी गैस सिलेंडर दिए गए उसको, उसके नाम दिया हमने उज्ज्वला योजना नाम दिया उसको, है ना। उसके बाद जनधन योजना, यानी कि जनधन योजना में क्या था, महिलाओं को खाते अर्थात महिलाओं के नाम पर खाते खोले जा रहे थे जिससे कि बैंकिंग तक इनकी पहुंच सके, हर महिला का खाता हो
और जब हर महिला का अपना स्पेशल खाता होगा तो उसके खाते में डायरेक्ट लाभ आएगा, यानी कि जो गवर्नमेंट लाभ देना चाह रही है, जो बेनिफिट देना चाहती है, वो बेनिफिट डायरेक्ट उसके घर तक पहुंचे, डायरेक्ट उसके अकाउंट तक पहुंचे। तो उसके लिए भी ये लाया गया। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या दिया हमने नाम, जनधन योजना, यानी कि महिलाओं के खाते का इसमें बढ़ावा दिया गया। महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन क्या है, 181 और 1090, 1091 एक हेल्पलाइन नंबर बनाया हमने, 181 एक हेल्पलाइन नंबर बनाया हमने। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया, यानी कि महिला उद्यमिता, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन। स्टैंड अप इंडिया का मतलब था, इसके अंतर्गत क्या कि जो महिला बिजनेसमैन है, जो महिलाएं व्यापार करती हैं, जो बिजनेस करती हैं, उनको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यानी कि बिजनेस महिला के नाम पर हो, महिला संचालित करती हो, तो उसे हम लोन देंगे, यानी गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया। मुद्रा योजना, यानी कि 50% से अधिक लाभार्थी महिलाएं। मुद्रा योजना के अंतर्गत भी क्या था बेटा, लोन दिया जा रहा है। और लोन में ये कंडीशन रखी गई कि जो आप लोन देंगे 100 लोगों को, उन 100 लोगों में से कम 50 लोग महिलाएं हों। क्या हो, 50 लोग कम से कम महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वन स्टॉप सेंटर, सखी केंद्र, हिंसा पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता मिले, इसलिए आप हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सखी केंद्र खोलें, यानी वन स्टॉप सेंटर, जहां महिला जाकर अपनी समस्याओं को बता सके और उस पर तुरंत यानी कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा सके। इसके लिए वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्था की गई। ठीक है, ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके अंतर्गत क्या है, महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े। जैसे आपने देखा होगा, आंगनवाड़ी आपके आसपास सभी के यहाँ होगी, मतलब आपके गांव में, शहर में, जहां भी होंगे आप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आंगनबाड़ी को जोड़ दिया गया है। यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के, उन्हीं के पास अब राशन पहुंचता है और वो राशन महिलाएं क्या करती हैं, आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचाती है। तो आंगनबाड़ी केंद्र को अब ये महिलाओं के द्वारा राशन मिलता है, तब वो राशन बढ़ता है। तो इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनको जागरूकता मिले, महिलाओं का विकास हो सके और उसके बाद वो इन तरह के सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ सकें। अब देखिए सरकारी योजना और महिलाएं आरक्षण विधेयक 2023 आया, लेकिन बेटा ये 23 पास हो गया है पूरी तरह से। क्या हो गया, पास हो गया, लेकिन अब ये लागू नहीं हुआ। लागू कब होगा, इन्होंने कहा है कि जब परिसीमन आयोग आएगा। क्या, परिसीमन आयोग आएगा, परिसीमन हो जाएगा इस बार, उसके बाद 2030 में से लागू करेंगे। तो 2030 में परिसीमन आयोग लाने की बात की गई है, यानी कि जनगणना आ जाएगी, 2021 की जनगणना अभी आई नहीं है, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा, तब लागू होगा। ये अभी लागू नहीं है, लेकिन इसमें व्यवस्थाएं क्या क्या की गई हैं। लोकसभा विधानसभा में 33% महिलाएं आरक्षण मिल गया, यानी लोकसभा में 33% महिला सांसद होंगी और विधानसभा में विधायक 33% होंगे, वो महिलाएं होंगी। लागू जनगणना और परिसीमन के बाद एससी सीटों में भी 33% कर दिया। डेवलपमेंट इंडेक्स को बढ़ावा देना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी कि एम्पावरमेंट, महिलाओं को, वही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कानून के तहत ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पहल की, यानी कि सीडीओ एक योजना है 1979 में, जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने की एक संधि की जा रही है, जिस पर भारत ने स्वीकार किया। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएन ने जो 1979 में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के लिए, उनको उन्मूलन करने के लिए, अपने जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं उनको कहा कि आप इस संधि को अपने यहाँ लागू कीजिए। उसी पर भारत ने भी, आपने देखा कि 1993 से अमल करना शुरू कर दिया है वह। ठीक है, यूएन वुमेन यानी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूएन वुमेन नाम से एक पहल शुरू की थी यूएन ने। बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 का महिलाओं अधिकारों की वैश्विक नीति है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, एसडीजी गोल की बात की थी। एसडीजी गोल कितने, 5 साल के लिए, और कब तक, 2030 तक। ठीक है, ये हमने कंडीशंस देखी। तो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, असमानता को दूर करने की बात करता है, वहीं महिलाओं और पुरुषों की समानता की ये बात करने को चालू किया गया। ठीक है, अब इससे प्रभाव क्या होगा, महिला सशक्तिकरण का क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए, यदि महिलाएं सशक्त होती हैं तो जीडीपी को बढ़ता है। जीडीपी को बढ़ावा कैसे मिलेगा, कि महिलाएं सशक्त होंगी तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस व्यापार खोलेंगी बेटा। ठीक है, जब वो अपना बिजनेस व्यापार खोलेंगी तो
उससे हमारी जीडीपी को फायदा होगा, चाहे इंपोर्ट करें चाहे एक्सपोर्ट करें चाहे भारत के अंदर बेचें, तो कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ रही होगी। हर व्यक्ति की सोचने की तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का समझने का तरीका अलग होता है। तो जब हर व्यक्ति अपनी सोच समझ के हिसाब से चीजें खोलेगा तो कुछ नए बिजनेस आइडियाज आएंगे, नए एंटरप्रेन्योर आएंगे, तो वो अपनी चीजों को लाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, आप देखें भारत जीडीपी में 46 लाख करोड़ रुपए की तक की वृद्धि संभव है। किसने कहा है? मैकिंसी रिपोर्ट के आधार पर हमें देखने को मिलता है। अपराध कम होंगे। अपराध क्यों कम होंगे? कि जब एजुकेटेड वुमेन होगी तो वो अवेयर वुमेन होगी, यानी कि कब उसके साथ क्या गलत करने वाला है कोई व्यक्ति, वो पहले से अवेयर हो जाएगी। हर व्यक्ति की हरकत से वो भांप लेगी कि शायद इस व्यक्ति की मंशा ठीक नहीं है, ये जो बात कहना चाह रहा है इसका मतलब क्या है, ये क्या सिद्ध करना चाह रहा है, और इस बिहेवियर से किस तरह की हरकत मेरे साथ करना चाह रहा है, वो उस महिला को पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद जब कोई महिला शिक्षित होगी तो परिवार भी शिक्षित होगा, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को वो पढ़ाएगी, अपने बच्चों पर ध्यान देगी, अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर प्रेरित करेगी। तो जब महिला खुद शिक्षित होगी तो परिवार, आगे आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होने चली जाती है, क्योंकि पुरुष महिला उतना समय अपने परिवार को नहीं दे पाता जितनी एक महिला अपने परिवार को समय देती है। ठीक है, स्वास्थ्य सुधरेगा, क्योंकि एमएमआर इनफैक्ट मोरलिटी कम होती है, जो मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, महिला मृत्यु दर है, वो सारी कम होंगी, वहां से महिला बचेगी। जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो बीमारियों को पहचानना शुरू कर देते हैं, आप साफ सफाई में रहना शुरू कर देते हैं, चीजों के लिए अवेयर हो जाते हैं, कौन सा किस बीमारी का सिम्टम्स है आपको ये पहचान हो जाती है। तो ये सारी चीजें होंगी जब एक महिला शिक्षित होगी, प्रभाव पड़ेगा इससे। ठीक है, राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, भाई जाहिर सी बात है पढ़ी लिखी महिला राजनीति की ओर जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ चुनौतियां क्या क्या है देखिए। सबसे पहली चुनौती पितृसत्तात्मक समाज, यानी कि हमारे यहाँ पुरुष का जो वर्चस्व है बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि आपको वहां नहीं जाना है, आपको यहां नहीं जाना है, आपको ये नहीं पहनना है, आपको इसकी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको ये बिजनेस नहीं करना है, आपको ये नौकरी नहीं करनी है। हम पुरुष हैं, पुरुष ऑलवेज करेक्ट। तो इस मानसिकता के साथ पितृसत्तात्मक समाज, ये सबसे बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए। डिजिटल साक्षरता की, यानी कि ऑनलाइन में कम अवेयर होना, ऑनलाइन चीजों का उन्हें ज्ञान कम होना, जिसकी वजह से आप देखेंगे प्रेजेंट में सोशल मीडिया की वजह से कितने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे युवा पीढ़ी है जो यूट्यूब वगैरह से, इंस्टाग्राम से किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो वो सोशल मीडिया को जान रही है। लेकिन जितने लड़के कर रहे हैं, क्या उतनी महिलाएं हैं? महिलाएं हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए उन्हें दोस्त, है ना। महिला सुरक्षा के मुद्दे हो, सुरक्षा की आपको पता है कि 8 बजे के बाद रात को निकल नहीं सकती, कैसे एक गंभीरता का विषय बना हुआ महिलाओं की सुरक्षा। जिस तरह से पुरुष एकदम खुले समाज में घूम सकता है, महिला उस तरह नहीं घूम सकती। आर्थिक निर्भरता, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड होना पैसे के लिए, खुद पैसा कहीं से कमा नहीं पाती है तो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है, तो ये भी एक निर्भरता है, इससे भी उसके परिवार में कहूं या उसके लिए एक समस्या बड़ी है। साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, आपको पता है साइबर क्राइम, किसी भी की किस तरह की वीडियो बना लेना, किसी के अकाउंट से पैसा निकाल लेना, इस तरह की बातें करना। ठीक है, कार्यस्थल में असमान वेतन, यानी कि वही काम महिला कर रही है वही काम पुरुष कर रहा है, लेकिन महिला को कम वेतन दिया जा रहा है, एक चुनौती है ये भी। राजनीतिक भागीदारी कम है, कानून लागू करने में कमी, जैसे अभी हमने देखा कि 2030 में कानून आ गया महिलाओं के लिए, लेकिन लागू कब होगा 27 में, पता नहीं। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, महिलाओं की स्वास्थ्य पर कम ध्यान देना, पुरुष पर ज्यादा ध्यान देना। सामाजिक कुरीतियां, जैसे कि बाल विवाह कर देना, दहेज जैसी प्रथा करना, तो ये सारी की सारी चुनौतियां हैं। यहां से कभी कभार ऐसा हो सकता है एक वन लाइनर के रूप में प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी चुनौतियां महिलाओं के लिए संभव है या हो सकती है। तो इन पॉइंटों को जब आप ध्यान रखेंगे तो यहां से और भी कोई नया पॉइंट जुड़ेगा तो आपकी कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ, ये एक महिला सशक्तिकरण में चुनौती है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सुझाव क्या दे सकते हैं। हम सुझाव दे रहे हैं क्या, शिक्षा हो, और शिक्षा कैसी, डिजिटल हो, लाइफ स्किल सीखे, अपने लाइफ की स्किल सीखेगी तो उससे चीजें और होगी, एक नया एंटरप्रेन्योर जिंदा होगा और वही स्किल्स वो किसी और को सिखा सकती है, 4 लोगों को, तो बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल चीजों को सीखे। सुरक्षा, यानी कि हम सीसीटीवी लगाएं, हर जगह एप्स हो, 112 जैसे यूपी में चलता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जिसमें महिलाओं से संबंधित मामलों को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता मिले, यानी एसजीजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और एंटरप्रेन्योरशिप मिले, यानी कि अपना बिजनेस वो खुद डेवलप कर सके।
समान वेतन कानून का प्रभावी पालन, यानी कि अच्छे से उसको पालन किया जाए कि भैया महिला और पुरुष को दोनों को समान समान वेतन मिलना चाहिए समान काम के लिए। बाल विवाह पर रोक लगाई जाए। जेंडर संवेदीकरण पाठ्यक्रम, यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन जो सिलेबस है, संवेदीकरण, वो सिलेबस पढ़ाया जाए, कहीं ना कहीं महिलाओं और पुरुषों को पता चले कि क्या है ये। इंटरनेट स्मार्टफोन की पहुंच, यानी हर महिला को स्मार्टफोन चलाना आता हो, इंटरनेट चलाना आता हो, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है हमारे समाज में कि कहीं ना कहीं उन चीजों का मिसयूज भी कर लिया जाता है महिला के द्वारा। तो एक मिसयूज करती है, बाकी और महिलाओं को उसके परिवार के लोग अवेयर कर देते हैं या फोन नहीं देते, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कानूनी जागरूकता हो, मीडिया में महिलाओं की सकारात्मक छवि दिखाई जाए और पुरुषों की भागीदारी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आप सुझाव के रूप में कर सकते हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या है। यह कहना चाह रहा है कि महिला सशक्तिकरण एक क्रांति नहीं है, ये क्या है, एक कोई प्रक्रिया नहीं है, एक बदलाव नहीं है, एक सिद्धांत नहीं है, एक नीति नहीं है। तो इसने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक नीति नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति है। जब एक महिला मजबूत होगी तो एक परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, और समाज मजबूत होगा उससे एक सशक्त भारत का निर्माण होगा, और कहीं ना कहीं उससे भारत भी मजबूत होता है। चलिए, तो ये नए भारत की एक सबसे बड़ी ताकत है। अब देखिए आवश्यकता क्या है, ये आप पॉइंट देख सकते हैं। लिंगानुपात में असमानता हम जो डिस्कस कर चुके हैं वही सारी चीजें, शिक्षा में अंतर, ठीक है, क्या क्या जरूरत है हमें, स्वास्थ्य में असमानता है उसमें बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एनीमिया से 57% महिला दिक्कत में, मातृ मृत्यु दर 97 प्रति लाख है, यानी कि 1 लाख पर 97 महिला खत्म हो जाती हैं। सुरक्षा की समस्याएं हैं, ठीक है, कार्यस्थल पर भेदभाव उसको बढ़ावा मिले, घरेलू हिंसा कम हो, ये कुछ डेटाज हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस पर, यानी कि प्रश्नों पर। देखिए, नारी शक्ति शब्द का मूल उद्देश्य क्या माना जाता है? केवल महिलाओं को नौकरी दिलाना, महिलाओं को समाज में बराबरी का अवसर देना, महिलाओं को पुरुषों से अधिक शक्तिशाली बनाना, या महिलाओं को परिवार तक सीमित रखना। तो हमने क्या देखा नारी सशक्तिकरण का, कि स्वतंत्र हो, सक्षम हो, यानी समाज में बराबरी का क्या मिले, उसे अवसर मिले, स्वतंत्रता प्राप्त हो। भारत में महिलाओं की सुरक्षा हेतु आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हमने क्या देखा था, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1091। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम सबसे पहले किस वर्ष में शुरू किया गया? तो कब देखा हमने, 2015 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, अपने मन ही मन में प्रश्न लगाएंगे आप, और फिर कमेंट करेंगे कि आपके कितने सही हुए कितने गलत, ये भी आपको साथ के साथ बताना होगा इसमें। ठीक है, भारत में महिला आरक्षण विधेयक 2023 किसके लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था करता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत, उच्च न्यायालय। तो क्या है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए। ठीक है, निर्भया निधि किस उद्देश्य से बनाई गई? शिक्षा के लिए, खेल में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा की योजना हेतु, या विधवा महिलाओं की सहायता हेतु। आपको याद होगा निर्भया हत्याकांड, निर्भया मतलब हत्याकांड कहूं या एक रेप केस था। निर्भया एक वही लड़की थी जिसके साथ बस में कुछ लड़कों ने बलात्कार किया और उसके बाद उसे निर्वस्त्र बस से बाहर फेंक दिया था, शायद आपको बहुत अच्छे से याद होगा। उसी हत्याकांड की बात की जा रही है। ठीक है, तो महिला की सुरक्षा से संबंधित उसी के लिए एक फंड बनाया गया था जिसका नाम रखा गया निर्भया निधि। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 मुख्यतः किसकी सुरक्षा करता है? केवल विवाहित महिलाओं की, सभी महिलाओं की, केवल कामकाजी महिलाओं की, और केवल ग्रामीण महिलाओं की। तो घरेलू हिंसा अधिनियम किसकी? सभी महिला की, यानी कि किसी महिला के साथ उसका भाई भी मारपीट करता है, उसके माँ बाप भी मारपीट करते हैं, तब भी वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। तो केवल इस शादी वाली महिलाओं के लिए नहीं है, शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं है, हर महिला के लिए, प्रत्येक प्रकार की महिला के लिए है। स्त्री पुरुष समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हमने देखा किसमें है ये, 39D में हमें ये देखने को बेटा मिलता है ना। आगे, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 किस केस पर आधारित है? कौन सा? यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम। तो ये बेटा किस पर? विशाखा केस पर। ठीक है, कुछ नए आपको प्रश्न भी यहां मिलेंगे। मातृत्व अवकाश अवधि भारत में कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है भाई? 26 सप्ताह से कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देता है? तो ये क्या है? DNRLM। क्या? DNRLM। ठीक है, पॉस अधिनियम 2013 में पॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये प्रोविंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यानी क्या?
कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न। क्या कार्यस्थल पर, किस पर? कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित करता है? भेदभाव की तो हमने किस में देखा था? आर्टिकल 15(1) में, यानी कि लैंगिक आधार पर किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य का मुफ्त शिक्षा, महिला सुरक्षा व त्वरित सहायता, खेल में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य बीमा। तो हमने देखा था क्या? महिलाओं को सुरक्षा, तुरंत सहायता मिले किसी भी प्रकार की वो समस्या से ग्रसित है तो। मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम मुख्यतः किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो देखेंगे बेटा, वो बीएनएस की धारा 143 के अंतर्गत आपको दंडनीय मिलेगा। बीएनएस 63 में क्या है? बलात्कार। क्या बलात्कार इसके अंतर्गत है? तो वहीं बीएनएस 61 में देखेंगे आप, तो इसके अंतर्गत आता है आपराधिक षड्यंत्र। क्या? आपराधिक षड्यंत्र इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस तरह से कुछ धाराएं हैं। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने महिला अधिकार के लिए कीडोन संधि पारित की थी? तो ये किसकी है? यूएन की है। कीडो इसके लिए यूएन की संधि है, महिला अधिकारों की बात करती है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी? 18 साल। और वहीं लड़के की कितनी न्यूनतम आयु होगी बेटा? तो लड़के की शादी के लिए 21 साल, ठीक है। किस योजना में महिलाओं को बिना जमानत ऋण उपलब्ध कराया जाता है? मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन। तो डिजिटल आपको पता है, उज्ज्वला में गैस सिलेंडर दिया जा रहा था, जनधन में अकाउंट खोले जा रहे थे। तो लोन तो हमें किसमें मिला? केवल मुद्रा योजना में। किसमें दिया जा रहा था लोन? मुद्रा योजना में, है ना। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं? किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए। तो किस आर्टिकल में देखा हमने? आर्टिकल 15(3) में हमें यह देखने को मिलता है ना। महिला पुरुष कर्मियों की संख्या बढ़ाने हेतु किस अभियान को बढ़ावा मिला? मिशन शक्ति और महिला हेल्पलाइन, महिला मोर्चा या सी टीम्स? तो सी टीम्स को बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत क्या है कि पुलिसकर्मी में महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी, इसीलिए, ठीक है। तो ये कौन सा प्रश्न है? महिला किसान अधिकार परियोजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को कृषि भूमि देना, कृषि कार्य में महिला पहचान सुनिश्चित करना। तो क्या है ये? कृषि कार्य में महिलाओं को पहचान सुनिश्चित करने के लिए योजना है। महिला नेतृत्व मुख्य रूप से किससे संबंधित है? परिवार चलाने से। निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, केवल राजनीतिक शक्ति, शिक्षा प्राप्त। तो किसमें भागीदारी? निर्णय में, यानी कि कोई भी काम हो तो किससे पूछकर हो? महिलाओं से भी उनकी राय मांगी जाए, उनकी सहभागिता हो परिवार की हर काम में, उसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को देखा हमने। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। किस योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन महिलाओं के नाम पर दिए गए? कौन सी योजना थी? उज्ज्वला योजना। कौन सी बेटा? उज्ज्वला। सौभाग्य में आपको पता है मीटर लगाए गए थे। मुद्रा में क्या है? लोन दी जा रही थी, आपको पता है, ठीक है। आयुष्मान कार्ड, बीमारियों के कार्ड जो बनते हैं उसके संबंधित है। बेटी बचाओ अभियान में मुख्य फोकस क्या है? महिला उद्यमिता, महिला सुरक्षा, लिंगा अनुपात सुधारना, खेल। तो हमने देखा था क्या मेन कारण था इसमें? लिंगा अनुपात में सुधार करने की हमने सबसे पहली कंडीशन इसमें देखी थी, ठीक है। यौन अपराधों से बच्चों को रक्षा किस अधिनियम से होती है? तो पॉक्सो। आप जानते हैं पॉक्सो एक्ट किससे? जो 18 साल से कम आयु का बच्चा है उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी यौन अपराध होता है उसके लिए। भारत में पहला महिला बैंक कब शुरू किया गया? 2011, 2013, 2015 और 2017। तो कब किया गया है? 2013 में पहला महिला बैंक शुरू हुआ भारत में। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत कितने दिनों में दर्ज करनी होती है? तो जिस दिन घटना घटित होती है बेटा उससे 90 दिन के अंदर, यानी कि जिस दिन घटना घटित हुई, जिस दिन घटना घटित हुई उससे 90 दिन के भीतर ये हमें करना होता है। कार्यस्थल पर आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का यदि यौन उत्पीड़न हुआ है। पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है? अभी 33% है, लेकिन इसे 50% करने की बात की जा रही है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो हमें विधि के समक्ष समानता की बात की थी आर्टिकल किसमें? 14 में, ठीक है। और
महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना जाता है? सजावट सीखना, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, घर में रहना या केवल सरकारी नौकरी? तो आपको पता है इस महिला सशक्तिकरण का क्या, सबसे पहले स्वतंत्रता की बात की जाएगी, सक्षम हो जाए हर चीज में उसकी बात की जाएगी। ठीक है, तो ये महिलाओं से संबंधित था। तो हमें यहां से एक चीज बड़े अच्छी से पता चल गई कि जब महिला सशक्तिकरण जैसी चीजें एक होंगी, महिला सशक्तिकरण से महिला का कहीं ना कहीं विकास होगा और उस विकास से महिला शिक्षित होगी, एक समाज शिक्षित होगा और समाज शिक्षित होगा तो देश बनेगा, परिवार बनेगा और पूरे भारत का विकास होगा। ऐसा एक महिला सशक्तिकरण का औचित्य है। तो कैसा लगा आप सभी को ये टॉपिक, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जल्दी आपका दूसरा टॉपिक आ जाएगा, ऐसी थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ हम लोग करेंगे। इसमें हमने वही चीजें कवर की है, वही डेट्स, वही फैक्ट्स, वही योजनाएं, वही सारी चीजें जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि पेपर होमगार्ड का ही है। इतनी चीजों को हम इतने डिटेल में भी नहीं जा सकते जो आपसे इनरिलेवेंट हो। उस चीज का भी हमें फोकस रखना है कि ज्यादा फालतू की चीजें ना पड़ी जाए। ठीक है, तो आप सभी के फीडबैक की मुझे मतलब कहूं कि थोड़ी जरूरत भी है और कह सकता हूं कि थोड़ा मुझे इंतजार भी रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते, राम राम, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।